हेलो जी, नमस्कार एंड वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। माय नेम इज आशीष मौर्य और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये क्लास 12 का एक चैप्टर है और इसमें हम लोग स्टार्टिंग से सारे चैप्टर को सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स के बारे में। क्या है माइक्रोब्स, इसकी स्टडी क्या है, कितने टाइप्स के माइक्रोब्स हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी माइक्रोब्स हैं इनके यूजेस क्या है, कैसे ये ह्यूमन वेलफेयर में इनका यूज़ किया जाता है। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कैसे डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स जो हैं ह्यूमन में डिफरेंट टाइप के डिजीज़ को काज करते हैं, जिसको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आपने पढ़ा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोब्स की, और जो माइक्रोब्स की स्टडी होती है उसको हम एक साइंस के ब्रांच में करते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स। अच्छा, माइक्रोब्स क्या है? दीज आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आप नेक डाई से देख नहीं सकते हैं, इन्हीं को आप क्या कहते हो? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा दिस ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सी विद द नेक डाई, दे कैन ओनली सी विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर इन माइक्रोस्कोप को आपको अगर देखना हो तो केवल आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही यूज कर पाएंगे, उसी के जरिए आपको ये विजुअल होंगे। माइक्रोब्स फाउंड इन एवरीवेयर। आपके आसपास माइक्रोब्स आपको हर जगह मिलेंगे। कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? आपको एयर में मिल सकते हैं, आपको सॉइल में मिल सकते हैं, आपको वाटर में मिल सकते हैं। इसके अलावा सम माइक्रोब्स आर फाउंड इन द स्पेशल हैबिटेट। ऐसे भी कुछ ऐसे माइक्रोब्स होंगे जो आपको स्पेशल हैबिटेट में देखने को मिलेंगे। जैसे सम माइक्रोब्स फाउंड इन द डीप सी, या जहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जैसे एग्जाम्पल में थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया, दीज आर द आर्की बैक्टीरिया। तो ये स्पेशल हैबिटेट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं और इनकी अगर आप बात करोगे, इन माइक्रोब्स की अगर आप बात करोगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सम अदर एग्जाम्पल इज द हेलोफिल्स। हेलोफिल्स इज द आल्सो आर्की बैक्टीरिया एंड इट इज़ फाउंड इन द सैलाइन सॉइल। जहाँ पे साल्टी सॉइल आपको मिलेगा, जहाँ पे सी शोर एरिया मिलेगा, वहाँ पे ये जो है हेलोफिल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा माइक्रोब्स क्या है और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले आपको कुछ माइक्रोब्स मिलेंगे जिसमें नाम आएगा, जिसका क्या नाम आएगा? बैक्टीरिया का। The first microbes is the bacteria. Most of the bacteria, some bacteria are harmful and some bacteria are useful. बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो हार्मफुल होंगे और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जिनका आप यूज़ करते हो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। फिर आप एक और माइक्रोब्स का नाम सुनोगे, वायरस। वायरस जो कि एक हमेशा ये आपको क्या करता है? इन्फेक्शन काज करता है और कोई ना कोई आपको डिजीज़ काज करेगा आपके बॉडी के अंदर। और नेक्स्ट इज़ द फंजाई। कुछ ऐसे फंजाई होंगे जो यूज़फुल है, कुछ ऐसे फंजाई हैं जो हार्मफुल है। मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होंगे जो आपके प्लांट में आपको डिफरेंट टाइप के डिजीज़ काज करने के लिए देखने को मिलेंगे। एंड द नेक्स्ट इज़ द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, सम प्रोटोजोआ आर यूजफुल एंड सम प्रोटोजोआ आर हार्मफुल। मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ आर हार्मफुल। एंड द नेक्स्ट इज़ द वायराइड्स। वायराइड्स क्या है? इट इज़ अ सिंगल आरएनए, मीन्स इसके पास कोई प्रोटीन कोट नहीं होगा लेकिन ये इन्फेक्शन काज करेगा। एंड द लास्ट इज द प्रियॉन। प्रियॉन एक प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, ये भी एक डिजीज़ काज करता है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, ज़्यादातर हम बात करेंगे माइक्रोब्स की। कुछ ऐसे भी फंगस है, कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जिनको हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, उसके नाम के बात करने वाले हैं कि कैसे ये ह्यूमन के वेलफेयर में यूज़ होते हैं, कैसे ये ह्यूमन जो है इनका यूज़ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। अच्छा, आपके टॉपिक में एक मिलेगा कल्चर मीडियम के बारे में। कल्चर मीडियम क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द न्यूट्रिएंट मीडियम।
इनको आप न्यूट्रिएंट मीडियम के भी नाम से जानते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम मीन्स एक ऐसा मीडियम जिसको यूज़ किया जाता है फॉर द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन लैब। लैब के अंदर जो है आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स को ग्रो कराना है, तो उसके लिए आपको एक कल्चर मीडियम चाहिए, एक न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए, एंड दिस न्यूट्रिएंट मीडियम इज यूज फॉर द ग्रोइंग ऑफ दैट माइक्रोब्स। क्लियर? जैसे सम बैक्टीरिया, सम फंगस, तो इन सभी को लैब के अंदर, इन विट्रो कल्चर के अंदर जो है इन माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है, और उसमें हम डिफरेंट टाइप के जो है न्यूट्रिएंट का यूज़ करते हैं इनको ग्रो कराने के लिए। क्लियर है? तो ये है थोड़ा सा किसके बारे में, कल्चर मीडियम के बारे में। जैसे देखिए कल्चर मीडियम में होता क्या है कि एक पेट्री डिश लिया जाता है, उस पेट्री डिश में कुछ न्यूट्रिएंट को ऐड किया जाता है, और न्यूट्रिएंट के साथ साथ कुछ अदर सब्सटेंस, जैसे अगार आपने नाम सुना होगा, एक सॉलिडिफाइड करने वाला एक सब्सटेंस है जिसको इसमें यूज़ किया जाता है, और फिर ही उसी कल्चर मीडियम में डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाएगा। तो ये होता है क्या, कल्चर मीडियम के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, कल्चर मीडियम के बारे में और डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स के बारे में। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेन पार्ट, जहाँ से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, और कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ये भी हम आपको यहाँ पे बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और ह्यूमन वेलफेयर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग। हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग मीन्स बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनका यूज़ जो है डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में किया जाता है। कौन से माइक्रोब्स है और कौन से प्रोडक्ट को बनाने में इनका यूज़ होता है, यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, योगर्ट एंड बटर मिल्क। कैसे कोई कर्ड बनता है, कैसे कोई योगर्ट बनता है, कैसे बटर मिल्क का फॉर्मेशन किया जाता है फ्रॉम द मिल्क, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इन सब चीज़ों में कैसे डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्ड फॉर्मेशन। आप सभी ने घरों में जो है कर्ड का फॉर्मेशन किया होगा, नॉर्मली आप इसके स्टेप भी जानते हो कि कैसे ये प्रोसेस कराए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कर्ड में कि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के बारे में। कोई भी मिल्क लिया जाता है और उस मिल्क का फर्मेंटेशन प्रोसेस कराया जाता है बाय द यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स, और उन माइक्रोब्स में जो हम यूज़ करते हैं वो कौन होते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जैसे पहला आपको नाम मिलेगा लैक्टोबैसिलस, दूसरा नाम मिलेगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि आपके एनसीईआरटी में लैब के नाम से दिया हुआ है, LAB। द फर्स्ट बैक्टीरिया इज अ लैक्टोबैसिलस, and the second is the lactic acid bacteria, and the third is the Streptococcus lactis. These three bacteria are used for the formation of curd from the milk. सबसे पहले अगर हम बात करें लैक्टोबैसिलस की, लैक्टोबैसिलस करता क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट द लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। मिल्क के अंदर आपको एक शुगर मिलेगा जिसको आप लैक्टोज के नाम से जानते हो, इट इज़ अ डाइसैकेराइड, और इस डाइसैकेराइड को ये लैक्टोबैसिलस करता क्या है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि लैक्टिक एसिड जो है कर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड द सेकेंड माइक्रोब्स इज द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज यूज फॉर द इनिशिएशन ऑफ कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग को स्टार्ट करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है लैब का, जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एंड द इट आल्सो हेल्प इन द सिंथेसाइजिंग ऑफ विटामिन B12 इन द कर्ड। ये विटामिन B12 को बढ़ाने का काम करता है कर्ड के अंदर। कर्ड इज अ गुड सोर्स ऑफ द विटामिन B12। एंड द नेक्स्ट इज द स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। इट हेल्प इन द कोआगुलेशन ऑफ कैसीन प्रोटीन। कैसीन इज द लिक्विड प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन द मिल्क, और इस कैसीन प्रोटीन को वो एक सॉलिड प्रोटीन में मीन्स कोआगुलेट करने में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। कौन करेगा, बैक्टीरिया, जिसका क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। तो ये तीन बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, लैम
लैब एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, और इन्हीं तीनों बैक्टीरिया का यूज किया जाता है कर्ड को बनाने की। मतलब अगर किसी मिल्क से आपको कर्ड बनाना है तो आपको बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन ये बैक्टीरिया मिलेगा कहाँ? तो ये बैक्टीरिया पहले से ही आपको किसी कर्ड में मिलेगा, और उस कर्ड को, थोड़े से कर्ड को हम यूज़ करेंगे किसी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो जो थोड़ा कर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम नाम देते हैं इनाकुलम। मतलब अगर किसी मिल्क को किसी कर्ड में कन्वर्ट करना है तो पहले से ही आपको एक इनाकुलम या स्टार्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो ये कैसे है? तो प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम किसी मिल्क को जो है किसी कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले किसी मिल्क को लिया जाएगा, उसको हीट किया जाएगा लगभग 10 to 15 मिनट, और फिर उसको जो है ठंडा किया जाएगा। अच्छा, कितने टेम्परेचर पे? तो लगभग नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा किया जाएगा। फिर दोबारा उसको हल्का गर्म किया जाएगा, वार्म मिल्क। इसके बाद उसमें हम कुछ इनाकुलम या स्टार्टर या उस कर्ड के पार्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर उसको जो है 5 to 6 आवर के लिए हम छोड़ देंगे, और 5 से 6 घंटे बाद वो मिल्क बदल जाएगा किसमें? कर्ड में। इस तरीके से हम मिल्क से हम किसका फॉर्मेशन करते हैं? कर्ड का। क्लियर? तो ये था पहला टॉपिक या पहला पार्ट जिसमें हमने कर्ड का फॉर्मेशन देखा। इसके अलावा और भी कई सारे माइक्रोब्स हैं जिनका अदर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। जैसे मिल्क से ही आपको योगर्ट भी बनाना मतलब मिलता है। योगर्ट क्या है? जब उस कर्ड के अंदर आप क्या करो, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस को जैसे ही आप ऐड करोगे 40 to 50 डिग्री सेल्सियस पे, वो कन्वर्ट हो जाएगा योगर्ट। कर्ड और योगर्ट लगभग आपको सिमिलर मिलेंगे, लेकिन योगर्ट थोड़ा सा आपको सॉफ्ट या स्मूथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये है किसके बारे में? योगर्ट के बारे में। इसके अलावा जो सेकंड है, हम क्या करते हैं, कुछ माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज़। चीज़ को बनाने के लिए करते हैं, एंड चीज़ इज़ आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। ये भी एक क्या है? मिल्क का प्रोडक्ट होता है। तो कैसे चीज़ को बनाया जाता है? हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक मिल्क लेंगे और उस मिल्क की कर्डलिंग कराएंगे। कर्डलिंग कैसे होगा? बाय द यूज़ ऑफ बैक्टीरिया। जैसे ही वो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसकी हम राइपनिंग कराएंगे, उस कर्ड की राइपनिंग कराएंगे। और वो राइपनिंग कैसे होगा? बाय द यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स या डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया या फंगस। तो हम पहले मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेंगे, और सेम अभी आपने इससे पहले प्रोसेस देखा है कि कैसे मिल्क को हम कर्ड में कन्वर्ट करेंगे। फिर उस कर्ड की राइपनिंग की जाएगी, और वो राइपनिंग करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया या डिफरेंट टाइप के फंगस का यूज़ करेंगे। और जैसे हम वो यूज़ करेंगे, फिर वो जो कर्ड है राइपेंड होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? चीज़ में। तो इस तरीके से हम मिल्क से चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चीज़ की, कैसे ये चीज़ को बनाया जाता है, उससे पहले क्या प्रोसेस है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय द राइपनिंग ऑफ कर्ड बाय द यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया या फंगस। हम चीज़ का फॉर्मेशन किसी कर्ड की राइपनिंग के जरिए करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया या डिफरेंट टाइप के फंगस का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम किसी मिल्क से किसी कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चीज़ की, चीज़ कितने टाइप का होता है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया है दो नाम। द फर्स्ट इज़ द स्विस चीज़ एंड द सेकेंड इज़ द रोक्यूफोर्ट चीज़। आपको दो चीज़ के नाम मिलेंगे एनसीईआरटी में। फर्स्ट इज़ द स्विस चीज़ एंड द सेकेंड इज़ द रोक्यूफोर्ट चीज़। ये दोनों टाइप की चीज़ हैं, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? स्विस चीज़ के बारे में, कि स्विस चीज़ को बनाया कैसे जाता है। तो स्विस चीज़ के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको माइक्रोब्स की ज़रूरत होगी जो किसी कर्ड को राइपेंड करने का काम करेगा। तो यहाँ पे एक नाम आएगा बैक्टीरिया का, जिसको हम कहते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम
सॉर्मेनी। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सॉर्मेनी इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्विस चीज। बैक्टीरिया का क्या नाम है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम सॉर्मेनी। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, आप 2-3 बार पढ़ोगे बोलोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा, ये करेगा क्या? विच प्रोड्यूस CO2 विच काज बिग होल्स इन द चीज़। ये करता क्या है? जब हम इस बैक्टीरिया का यूज कर्ड में करते हैं फॉर द राइपनिंग, तो ये प्रोपियोनिबैक्टीरियम सॉर्मेनी करता क्या है? उसमें CO2 का प्रोडक्शन करता है बाय द फर्मेंटेशन। और जैसे ही वो CO2 प्रोड्यूस होगा, वो जो चीज़ होगा उस चीज़ में बड़े बड़े आपको होल्स मिलेंगे, और उस होल्स में कौन सा गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस तरीके से जो पहला चीज़ बनाया जाता है, जिसको NCERT में दिया भी है स्विस चीज़ के बारे में। एंड द नेक्स्ट चीज़ है द रॉक्फोर्ट चीज़। रॉक्फोर्ट चीज़ क्या है कि इसमें कर्ड की राइपनिंग के लिए हम क्या करते हैं? एक फंगस का यूज करते हैं, एंड दैट फंगस इज नोन एज द पेनिसिलियम रॉक्फोर्ट। पेनिसिलियम रॉक्फोर्ट is a fungus which is used for the formation of the Roquefort cheese, and it is used the ripening of the कर्ड। तो कर्ड को राइपनिंग करने के लिए उसमें क्या किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पेनिसिलियम रॉक्फोर्ट प्रोवाइड स्पेसिफिक फ्लेवरिंग। ये स्पेसिफिक फ्लेवरिंग प्रोवाइड करता है उस चीज़ के अंदर। तो रॉक्फोर्ट चीज़ देखोगे ना, उसमें थोड़ा सा आपको ब्लैक कलर का नज़र आता है, और ये इसके कंपेयर में थोड़ा सा इसमें ज़्यादा फ्लेवर देखने को मिलता है। तो ये 2 टाइप की चीज़ है, ये दोनों टाइप की चीज़ NCERT में आपको मिलेंगे। द फर्स्ट चीज़ इज द स्विस चीज़ एंड द सेकेंड इज द रॉक्फोर्ट चीज़। Swiss cheese is produced by the Propionibacterium sormani and the Roquefort cheese is produced by the Penicillium roquefort। ये दोनों आपको नाम याद रखना है, ये फंगस है और ये क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? चीज़ के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कुछ अदर फूड प्रोडक्ट को बनाने में भी कुछ माइक्रोब्स के यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हम लोग पहला नाम देखेंगे क्या? मेकिंग डोसा एंड इडली। डोसा इडली आप सभी लोगों ने खाया होगा। तो इसमें किया क्या जाता है? इसमें राइस के अंदर फर्मेंटेशन कराया जाता है, किसका? एनएरोबिक बैक्टीरिया का। और ये एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसमें CO2 को प्रोड्यूस करेंगे, उसमें डफिंग करते हैं। डफिंग का मतलब थोड़ा सा इसको स्पंजी बना देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एनएरोबिक माइक्रोब्स का यूज़ करके इडली या डोसा में यूज़ करके उनको बनाया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज द मेकिंग ब्रेड। सम बैक्टीरिया इज आल्सो यूज फॉर द मेकिंग ऑफ द ब्रेड या यूज इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज। बेकिंग इंडस्ट्रीज मीन्स ऐसे इंडस्ट्रीज जिसमें केक या पाव या ब्रेड इन सबको बनाया जाता है। तो इसमें किया क्या जाता है? यहाँ पे लिया जाता है क्या क्या? व्हीट फ्लोर को, आटे को लिया जाता है, और उस आटे में ऐड किया जाता है बेकिंग ईस्ट को। ईस्ट इज अ फंगस, यूनिसेलुलर फंगस, एंड द ईस्ट इज आल्सो नोन एज द सैक्रोमाइसस सेरिविसी। सैक्रोमाइसस सेरिविसी, ये आप साइंटिफिक नेम बोल सकते हो, किसका नाम है ये? ईस्ट का। और इस ईस्ट को यूज़ किया जाता है। ईस्ट के अंदर जाइमेज एंजाइम होंगे, और ये क्या करेगा? ये एनारोबिक रिस्पायरेशन करके उसके अंदर डफिंग प्रोड्यूस करेगा। और ये डफिंग किस वजह से प्रोड्यूस होगा? CO2 की वजह से। उसको स्पॉन्जी बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बीच बीच में होल में जमा हो करके। इस तरीके से व्हीट फ्लोर से वो एक ब्रेड, पाव या केक का फॉर्मेशन किया जाता है। और इसमें कौन सा माइक्रोब्स यूज़ किया जाता है? ईस्ट को, जिसको आप क्या कहते हो? सैक्रोमाइसस सेरिविसी। तो ये आपको नाम याद रखना है, सैक्रोमाइसस सेरिविसी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछता रहता है कि ब्रेड बनाने के लिए किस माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, ये आपको MCQ में मिल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज द मेकिंग ट्रेडिशनल डिंग। ये लास्ट आपको मिलेगा NCERT में। ट्रेडिशनल डिंग को बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल डिंग, जिसको हम टोडी के नाम से जानते हैं, इसको हिंदी में ताड़ी भी बोला जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस के जरिए होता है। फर्मेंटेशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये खासकर जो है साउदर्न इंडिया में या फिर केरल साइड या फिर अदर जो इलाके हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा ये देखने को मिलता है। तो इट इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक। ये क्या है? ट्रेडिशनल ड्रिंक है एंड मोस्टली यूज इन द साउदर्न इंडिया। इसको साउदर्न इंडिया में क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ द पाम प्लांट या पाम ट्रीज। पाम ट्री के जो सैप होते हैं
उसमें फर्मेंटेशन करके जो नेचुरली होता है फिर वहाँ से उसको कलेक्ट करके जो है इसको यूज़ किया जाता है एज अ ड्रिंकिंग पर्पस। क्लियर? तो ये है टोडी के बारे में। और इसका टोडी का भी फॉर्मेशन जो होता है फर्मेंटेशन के थ्रू होता है, कुछ माइक्रोब्स के थ्रू देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं जिसमें हमने कर्ड, योगर्ट, चीज़, डोसा इडली और मेकिंग ब्रेड, और लास्ट में हमने देखा क्या, टोडी के बारे में। तो ये है कुछ माइक्रोब्स जिनका यूज़ जो होता है एज अ फूड प्रोसेसिंग के फॉर्म में किया जाता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सम माइक्रोब्स इज यूज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बनाया जाता है इन माइक्रोब्स के प्रेजेंस। करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको माइक्रोब्स यूज मिलेंगे, जैसे सम माइक्रोब्स इज यूज इन द बेवरेज इंडस्ट्रीज। बेवरेज इंडस्ट्रीज मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को बनाने में बहुत सारे माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज द सम माइक्रोब्स इज यूज इन द मेडिसिनल पर्पस। मेडिसिनल पर्पस के लिए या फिर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक को बनाने के लिए भी बहुत सारे माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे एक नाम मिलेगा फर्मेंटर, या जिसको आप बायो रिएक्टर के नाम से जानते हो। इसको अभी नेक्स्ट चैप्टर में, इसके बाद आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर मिलेगी, प्रोसेसिंग वाले चैप्टर में आपको यहाँ पे बायो रिएक्टर के बारे में समझना है। क्या है ये बायो रिएक्टर या फर्मेंटर? तो एक, अगर हम किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं किसी माइक्रोब्स का यूज़ करके, तो अगर उनको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कराना है तो उस लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए हम इन्हीं फर्मेंटर या बायो रिएक्टर का यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल या रिक्वायर्ड ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ लार्ज वेसल्स। तो जिस लार्ज वेसल्स के अंदर इनको ग्रो कराया जाता है माइक्रोब्स को, जिनका इकोनॉमिकली यूज़ है, तो जिसके अंदर कराया जाएगा उसी को हम क्या नाम देंगे, बायो रिएक्टर, या जिसको हम फर्मेंटर कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्मेंटेशन ऑफ बीवरेज के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इन दिस प्रोसेस एथेनॉल आर प्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। ईस्ट एक आपको फंगस मिलेगा। अभी इस ईस्ट का यूज़ आपने बेकरी इंडस्ट्रीज़ में भी देखा है, जिसका क्या नाम था, ईस्ट या सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये करता क्या है, ये एक CO2 प्रोड्यूस करेगा, एनएरोबिक एक फंगस है। और ये जो फंगस है जब कैसे करेगा, तो किसी ग्लूकोज या किसी कार्बोहाइड्रेट का जब फर्मेंटेशन कराएगा तो ये एथेनॉल और CO2 को प्रोड्यूस करेगा। यही एथेनॉल है जिसको आप अल्कोहल बोलोगे, और इसी के यूज़ के लिए क्या किया जाता है, हम ईस्ट या सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये जो सोर्स है ये इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कोई मॉल्टेड सीरियल्स या फ्रूट्स का फर्मेंटेशन करा करके वहाँ से एथेनॉल को ऑब्टेन किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। किस इंडस्ट्रीज़ में, उसको हम कहते हैं बेवरेज इंडस्ट्रीज़। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे अल्कोहल की ही। अल्कोहल के फॉर्मेशन में आप देखोगे कि ये, हम अगर रॉ मटेरियल की बात करें और प्रोसेसिंग की बात करें, तो उस बेस पे दो टाइप के जो है अल्कोहल को बनाया जाता है बेवरेज इंडस्ट्रीज में। द फर्स्ट इज द डिस्टिल्ड अल्कोहल एंड द सेकेंड इज द अनडिस्टिल्ड अल्कोहल। डिस्टिल्ड अल्कोहल मीन्स जिसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होता है, जिसमें किसी चैम्बर के अंदर उसको हीट करके उसको वेपर दिया जाएगा, फिर दोबारा उनको कंडेंसेट करके करा के कलेक्ट किया जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। और इसमें हम जैसे बात करते हैं विस्की की, ब्रांडी की, रम की, स्कॉच, वोडका, इन सब को डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। इनकी अगर हम बात करें अनडिस्टिल्ड अल्कोहल की, तो इनमें डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं होता है, सिंपल फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज किया जाएगा। इसमें बियर, वाइन या टोडी का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसको आपने ताड़ी बोला था। इसमें रॉ मटेरियल फ्रूट, एप्पल जूस, शुगर या ग्रेप जूस का लेते हैं,
और इसमें रॉ मटेरियल बार्ली, एप्पल, पियर, राई, चेरी इन सब का यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें तो इनमें अल्कोहल का परसेंटेज आपको ज़्यादा मिलेगा और इसमें अल्कोहल का परसेंटेज आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। सिंपली आप कह दो डिस्टिल्ड अल्कोहल जो होते हैं जिसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस होगा, और अनडिस्टिल्ड जिनको हम सिंपल फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इनको सिंथेसाइज करते हैं या इनको बनाते हैं। किस इंडस्ट्रीज में? बेवरेज इंडस्ट्रीज में। इस तरीके से ये दो टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है, डिस्टिल्ड एंड अनडिस्टिल्ड। एंड द नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रीज में ही आपको एक और प्रोडक्शन मिलेगा, क्या? एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में क्या किया जाएगा, किसी ड्रग या किसी एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है और ये करता क्या है, ये प्रोड्यूस होता है माइक्रोब्स के जरिए और ये किसी अदर माइक्रोब्स को क्या करेगा, उसके ग्रोथ को ये रोकने का काम करेगा। ठीक है ना। तो अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक टर्म इज टू टर्म्स होंगे। द फर्स्ट टर्म इज द एंटी। एंटी मीन्स क्या होता है, अगेंस्ट, एंड द सेकेंड इज द बायो। बायो मीन्स क्या होगा, लिविंग या लाइफ। क्लियर। तो ये किसी लिविंग के अगेंस्ट ये काम करता है, एक ऐसा एंटीबायोटिक, एक ऐसा ड्रग। क्लियर। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी की। आखिर वो कौन सा एंटीबायोटिक है जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया? सबसे पहला जो एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया दैट इज द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच आर डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है सबसे पहले एंटीबायोटिक की डिस्कवर की और उस एंटीबायोटिक का क्या नाम था, पेनिसिलिन। कैसे उन्होंने इस एंटीबायोटिक की डिस्कवर की, तो थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में समझें कि कैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है इस पेनिसिलियम की डिस्कवरी की। तो सबसे पहले वो कर क्या रहे थे, ये ग्रो करा रहे थे किसको, एक बैक्टीरिया को। मीन्स Alexander Fleming working on a growing of a bacteria and that bacteria is known as Staphylococcus bacteria. Staphylococcus bacteria is a throat infection bacteria, means ये ह्यूमन के थ्रॉट में इन्फेक्शन काज करता है। तो ये एक कल्चर मीडियम के अंदर एक बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे थे जिसका क्या नाम था, स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया। और उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, तो इस बैक्टीरिया का ग्रोथ धीरे धीरे सप्रेस होने लगा, रुकने लगा। क्यों रुकने लगा? उन्होंने पाया कि वहाँ पे एक एनोदर माइक्रोब्स ग्रो किया जिसका नाम था क्या, पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम कौन था, एक फंगस था। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये कुछ केमिकल को रिलीज करता था और उस केमिकल का नाम था क्या, पेनिसिलिन। इस तरीके से अलेक्जेंडर ने इस पेनिसिलिन की डिस्कवरी कर दी और उन्होंने बताया कि ये पेनिसिलिन क्या करता है, इस माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकने का काम करता है। अब ये कैसे रोकता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कैसे एक्सप्लेन की, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अदर साइंटिस्ट हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम और ये पेनिसिलियम कुछ केमिकल को रिलीज़ करेगा जैसे कि पेनिसिलिन, और ये पेनिसिलिन कुछ माइक्रोब्स को के ग्रोथ को क्या करेंगे, रोकने का काम करेंगे, जैसे स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया। ये जो बताए थे ये किसने बताया था, तो ये बताने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके बाद अगर हम देखें दो साइंटिस्ट और आए। कौन कौन से थे वो साइंटिस्ट? द फर्स्ट साइंटिस्ट इज द अर्नेस्ट चैन। एक का नाम था क्या, अर्नेस्ट चैन, एंड द सेकेंड इज द हार्वर्ड फ्लोरी। अर्नेस्ट चैन एंड हार्वर्ड फ्लोरी, दिस आर द टू साइंटिस्ट इन 1939 इन्होंने बताया कि वो जो पेनिसिलिन था जिसको रिलीज करता था पेनिसिलियम फंगस, वो एक कीमोथेरेप्यूटिक वैल्यू को रखता था। कीमोथेरेप्यूटिक वैल्यू मीन्स एक ऐसा केमिकल था जिसको यूज किया जाता था एज अ वॉन्डर ड्रग। वॉन्डर ड्रग मीन्स जो किसी घाव को सही कर देता था। तो ये उन्होंने जो इसका कीमोथेरेप्यूटिक वैल्यू है उसको बताने वाले कौन है, अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरी। अच्छा, इसी पेनिसिलियम का यूज जो था
या पेनिसिलिन का यूज़ वाइडली किया गया था किसमें? अमेरिकन सोल्जर के घाव को भरने के लिए इन वर्ल्ड वार सेकेंड में। ये सब आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। वर्ल्ड वार सेकेंड में जो अमेरिकन सोल्जर थे उनके घाव को भरने के लिए जो है इसका यूज़ किया गया, इस पेनिसिलियम का यूज़ किया गया, जिससे आपको क्या मिलता था? एक एंटीबायोटिक, और उस एंटीबायोटिक का क्या नाम था? पेनिसिलिन। इस तरीके से पेनिसिलिन के अंदर इस नेचर को पाया गया, एंटीबायोटिक नेचर को। बाद में इन 1945 अलेक्जेंडर, चैन एंड फ्लोरी वर अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज। इसी के लिए इन तीनों लोगों को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। इस तरीके से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई और पेनिसिलिन के नेचर को जाना गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सम माइक्रोब्स इज आल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनका यूज़ जो होता है कुछ अदर सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने में किया जाता है, जैसे कुछ ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें सबसे पहला ऑर्गेनिक एसिड का नाम आएगा लैक्टिक एसिड, एंड दिस लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस। लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस जो है एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया करता क्या है? लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। एंड द नेक्स्ट इज द सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, एंड सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस दैट इज कॉल्ड स्पर्जिलस नाइगर। मीन्स सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाला एक फंगस मिलेगा जिसका क्या नाम है? स्पर्जिलस नाइगर। एंड द नेक्स्ट इज द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड is an organic acid which is produced by the Acetobacter aceti। Acetobacter aceti कौन है? ये एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया एक एसिटिक एसिड को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। लास्ट में आपको मिलेगा क्या? ब्यूटेरिक एसिड, एंड दिस ब्यूटेरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम दैट इज कॉल्ड क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम। तो ये डिफरेंट टाइप के आपको नाम मिलेंगे एसिड के, लैक्टिक एसिड, फिर आपको सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, और अलग अलग नाम मिलेंगे। जैसे लैक्टिक एसिड किसने प्रोड्यूस किया? लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस। सिट्रिक एसिड किसने प्रोड्यूस किया? तो वहाँ पे आपको नाम मिला स्पर्जिलस नाइगर। एंड द नेक्स्ट इज द एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एंड द लास्ट इज द ब्यूटेरिक एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम। तो these are the different type of acid which are produced by the different type of microbes। ये आपको नाम याद रखना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? क्या नाम है उस माइक्रोब्स का? एसिटिक एसिड कौन प्रोड्यूस करेगा? ब्यूटेरिक एसिड कौन प्रोड्यूस करेगा? इन नाम को आपको याद करना पड़ेगा। और नाम कैसे याद होगा? बार बार पढ़ेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप मुँह से बोल करके इसको पढ़िए। जितनी बार बोलेंगे उतना ज़्यादा आपको ये क्लियर होगा और चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स। अब हम लोग बात करते हैं, सम माइक्रोब्स इज आल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनका यूज़ एंजाइम के प्रोडक्शन में किया जाता है, जिसमें पहला एंजाइम का नाम आएगा लाइपेजेज एंजाइम, या लाइपेज जिसको आप बोल सकते हो। लाइपेज एक एंजाइम है, और इस लाइपेज का प्रोडक्शन एक फंगस करता है जिसको हम कहते हैं कॉन्डिडा लाइपोलिटिका। कॉन्डिडा लाइपोलिटिका एक फंगस है, और इस फंगस लाइपेज एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। क्या काम है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज यूज इज द लाइपेज इज यूज इन डिटर्जेंट। इसका यूज डिटर्जेंट में किया जाता है, किस लिए? फॉर द रिमूविंग ऑफ ऑयल स्ट्रेन फ्रॉम द लॉन्ड्री या कॉटन। किसी लॉन्ड्री या कॉटन में अगर कोई ऑयल स्ट्रेन है, उस ऑयल स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए लाइपेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? ये एक फंगस। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द फ्लेवरिंग ऑफ चीज़। अभी आपने चीज़ के बारे में पहले पढ़ा था, स्विस चीज़ और रोक्फोर्ट चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे उस चीज़ में फ्लेवरिंग प्रोवाइड करने में भी इस लाइपेजेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज द प्रोटीएजेज एंड पैक्टिनेजेज। प्रोटीएजेज एंड पैक्टिनेजेज
These are the another type of enzyme. It is produced by a fungus that is called Aspergillus niger. Aspergillus niger अभी इससे पहले आपने पढ़ा था सिट्रिक एसिड के बारे में, और उस सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाला यही कौन था? फंगस था। क्या नाम है इस फंगस का? Aspergillus niger. And this Aspergillus niger is used for the clarification bottle of the fruit juices. जो फ्रूट जूस होते हैं उनके बॉटल को क्लैरिफिकेशन करने के लिए, साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किस फंगस का? Aspergillus niger। क्लियर? और लास्ट में आपको मिलेगा एक अदर एंजाइम के बारे में, जिसको हम क्या नाम लेते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। इसका फंक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? ये एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस, एंड दिस स्ट्रेप्टोकोकस इज मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, और मॉडिफाइड करने के बाद इसको यूज किया जाएगा एज अ क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर मीन्स क्या? क्लॉट बस्टर मीन्स क्या है कि ये ब्लड के अंदर कभी कभी ब्लड का कोआगुलेशन हो जाता है बॉडी के इनसाइड, तो उस कोआगुलेशन को या उस जमे हुए ब्लड को बर्स्ट करने के लिए इस स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का यूज किया जाएगा, लेकिन उसको पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाएगा। करता क्या है? उस क्लॉट को बर्स्ट कर देता है, और उस पर्सन को जिसमें ब्लड क्लॉटिंग है वेसल्स में, उस पर्सन को मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन से, जिसके वजह से क्या काज होता है? हार्ट अटैक, उससे वो बचाने का काम करता है। क्लियर? तो इस तरीके से यूज होता है किसका? स्ट्रेप्टोकाइनेज का, जो कि कौन प्रोड्यूस करेगा? एक बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस, और इसको बोला जाएगा एज अ क्लॉट बस्टर। किसको बोला जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस को। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग है उसको बर्स्ट करने का काम करता है, और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से उस पर्सन को या पेशेंट को बचाने का काम करता है। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें आपने फूड प्रोसेसिंग में देखा, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में देखे। तो ये था पहला पार्ट। इसके बाद हम लोग मिलेंगे सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।